नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा और मेरे साथ आसिफ रशीद भी न्यूज रूम लाइव में इस वक्त मौजूद है और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बातचीत करेंगे। और सबसे पहले बातचीत करेंगे क्या कुछ 5 बड़ी सुर्खियां इस वक्त रह रही हैं देश और दुनिया में। तो सबसे पहले हेडलाइन से शुरुआत करेंगे और नजर डालेंगे कि आखिरकार क्या हलचल इस वक्त राजनीतिक पहलू से चल रही है या फिर बाकी तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आखिरकार क्या कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जहां पर इस वक्त खुली जंग जो है वो देखने को मिल रही है और इस बीच काफी सारे अटैक्स जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी पाकिस्तान में किए गए हैं। इस हवाले से भी आपको डिटेल्स बताएंगे। देश की राजधानी दिल्ली आपको ले चलेंगे। प्रतिष्ठानों में से एक और सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस और यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, छात्र संघ के तमाम नेता, जिनमें 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। कई लोग पकड़े जाने से पहले झड़पों में बदलते हैं। अब परिस्थिति क्या ऐसी बनी कि यहां नौबत क्या आई कि गेट पर कॉम्प्लेक्स के अंदर पूरी छावनी में पूरे इलाके को तब्दील करना पड़ा। इस सारी खबर को थोड़ी देर में डिटेल के साथ न्यूज रूम लाइव में आपके सामने रखेंगे। इसके बाद बात होगी झारखंड की, जहां पर आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मतदान जो है वो शहरी निकाय चुनावों के लिए हुआ है और आज मतगणना का समय है, यानी कि वोट काउंटिंग जो है वो होगी और देखना यह है कि किसके पाले में कितने वोट जाते हैं। तो इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। साथ साथ उत्तर प्रदेश भी आपको ले चलेंगे, जहां पर सरकार ने तमाम जो विभिन्न एम्प्लॉइज सेक्शंस थी उनके मांग को पूरा कर दिया है और होली से कुछ दिन पहले ही आदेश तमाम डिपार्टमेंट्स को दे दिए गए हैं कि जिस जिसकी सैलरी पेंडिंग है ये 3 से 4 तारीख के बाद ना जाए। प्रयास होने चाहिए पहले से और उस प्रयास को अब आदेश के जरिए सफल बनाने पर योगी सरकार उतरी है। इसी के साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर बात की जाए तो फाइटर हेलीकॉप्टर प्रचंड से वो उड़ान भरती हुई नजर आई है और इस बीच बेहद ही खूबसूरत दृश्य जो है इस वक्त नजर आए देखने को। क्या कुछ तस्वीरें रही, क्या कुछ इस वक्त माहौल बना रहा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अगर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बात करें तो आरोपों से बरी उन्हें जो है वो कर दिया गया है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आरोपों से बरी हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त शराब घोटाले को लेकर जो है वो सामने आ रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि केजरीवाल पर एक बड़ा खतरा पहले मंडराता हुआ नजर आया था शराब घोटाले को लेकर, लेकिन अब आपको बता दें कि इन्हें आरोपों से बरी यानी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को कर दिया गया है और कई महीने इन्हें आपको बता दें कि जेल में समय भी जो है वो बताना पड़ा था और अभी ये कहा जा रहा है कि ईडी की दलीलें खारिज हो चुकी है। फिलहाल ये बड़ा स्कैम जो है दिल्ली में शराब घोटाले का देखने को मिला और आज हाई कोर्ट ने यानी कि दिल्ली कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त सामने आ रही है और इस मामले को लेकर अगर बात की जाए तो काफी समय जेल में बिताते हुए अरविंद केजरीवाल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो नजर आए। मनीष सिसोदिया और एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम आम आदमी पार्टी से, वो भी सामने आए और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि पूरे मामले यानी शराब घोटाले को लेकर अगर बात की जाए तो पर्याप्त सबूत नहीं है जिसके आधार पर इन्हें बरी कर दिया गया है। और 1.5 साल में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से, और ये भी आप सबको याद होगा कि सरकार जब बदली तो इसको भी एक मुद्दा बनाया गया था या चुनाव प्रचार का एक हिस्सा रहा था बीजेपी की तरफ से। दिल्ली में सरकार बदलने तक की ये कहानी और उसके बाद सजा तक की बात आई। ताबिश कमाल हमारे साथ हैं। ताबिश, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, उनके नेशनल कन्वीनर के लिए और पूर्व मुख्यमंत्री के लिए। देखिए आसिफ, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ ये मनीष सिसोदिया के लिए राहत की बात नहीं है बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी राहत की बात है, क्योंकि जिस वक्त कोर्ट ये फैसला सुना रहा था उस वक्त कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सीबीआई के पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और जिस तरह की चार्जशीट दाखिल की गई है इसमें इतनी खामियां हैं कि जो हम पहली बार देख रहे हैं। कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़े किए। कोर्ट का कहना यह था कि जो चार्जशीट दाखिल की गई थी और इसकी जो डिटेल दी गई है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हालांकि सबसे अहम बात यह रही कि जब कोर्ट रूम में फैसला सुनाया जा रहा था तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मौजूद थे और अपने वकील हरिहरन को गले लगा लिया। यानी एकदम से जैसी कोर्ट ने कहा कि ये चार्जशीट पूरी तरह से गलत है और इस चार्जशीट में वो तथ्य नहीं है जिसके आधार पर इस केस को रजिस्टर्ड किया गया है। दरअसल अगस्त 2022 को ये पूरा केस रजिस्टर्ड किया गया था। अगस्त 2022 को ये बताया गया था कि दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एक शराब घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि उस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार थी और आम आदमी पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे।
मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था, यानी शराब से जुड़े मामले जो होते हैं वो आबकारी विभाग के पास होते हैं। आबकारी विभाग के मंत्री भी मनीष सिसोदिया थे। उस वक्त ये कहा गया दिल्ली में बीजेपी की तरफ से एक बड़ा घोटाला हुआ है और पूरे मामले की जो है सीबीआई को और ईडी को शिकायत की गई। उसके बाद जांच शुरू होती है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी राजनीतिक गहमा गहमी शुरू हो जाती है और आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाया जाता है कि आम आदमी पार्टी में के जो विधायक हैं, मंत्री हैं और उनके कार्यकर्ता हैं, वो सब शराब घोटाले में संलिप्त है और ऐसे में 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है। 23 लोग इसमें आरोपी बनाए जाते हैं। मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि कुछ समय वो जेल में रहे, उसके बाद जमानत पर बाहर आए। फैसले के समय अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया फिलहाल जमानत पर अभी बाहर चल रहे हैं, यानी अभी तो दोनों बाहर हैं। लेकिन जब ये केस दर्ज हुआ था अगस्त 2022 में, कहा गया था कि बड़ा घोटाला हुआ है, तो उस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया था और ईडी और सीबीआई की तरफ से ये कहा गया था कि इस मामले की जांच की जा रही है। जब भी कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होती थी, ईडी और सीबीआई जमानत का विरोध करती थी। लेकिन चूंकि आज कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि ये पूरा जो मामला था कोर्ट के पास रखा हुआ था और इस पर आज लग रहा था कि अंतिम फैसला आ सकता है और अंतिम फैसला आने के बाद अब आम आदमी पार्टी कुछ देर के बाद इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं के इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जिसको मुद्दा बनाया गया, ताबिश जो बहुत बड़ी खबर थी देश की और सबसे बड़े हिस्टोरिक घोटालों में से एक, जिसको बीजेपी और अन्य सहयोगी दल बताते रहे, वो झूठा और फर्जी केस साबित हुआ। बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है आसिफ, जिसको बड़ा एक घोटाला बताया गया था, ये कहा गया था कि इतिहास में दिल्ली के अंदर इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। हजारों करोड़ रुपए का एक घोटाला बताया गया था, लिकर स्कैम बताया गया था। और ये सिर्फ बीजेपी के आरोप नहीं थे, इसमें कांग्रेस दिल्ली कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लगाए गए थे कि बड़ा शराब घोटाला हुआ है। और शराब घोटाले को लेकर के हमने देखा था कि बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे शराब घोटाले को लेकर के। उस वक्त दोनों पॉलिटिकल पार्टियां आम आदमी पार्टी को घेरने में लगे हुए थे। हालांकि मेन जो फायदा हुआ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हुआ, क्योंकि निगम के चुनाव के दौरान ये पूरा मामला उठाया गया तो निगम में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिला। और उसके बाद ये पूरा मामला अब दिल्ली में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, उस दौरान भी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो देखा जाए तो राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। ताबिश, यहाँ पर एक तरफ अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए 177 दिन उन्होंने जेल में बिताए हैं, साथ ही मनीष सिसोदिया की अगर बात करें 510 दिन उनका भी रहा है। इसके बाद कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी है इस लिकर मामले में, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी सबूत नहीं पेश किया गया। ओवरऑल ये सोची समझी साजिश थी राजनीति के तहत, या फिर क्या कुछ तस्वीरें थी, या दिल्ली में सत्ता पलटने का एक मुद्दा था जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेला गया? देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को आरोपी बनाया गया, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया गया, ये कहीं ना कहीं ये प्लानिंग थी भारतीय जनता पार्टी के और विपक्षी दलों की कि आम आदमी पार्टी पर इस तरह का आरोप लगेंगे तो जनता के सामने और जनता की नजरों में आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल किया जा सकता है। और उसका नतीजा हुआ, जनता ने देखा कि एक बड़ा घोटाला हुआ है, जो ईमानदारी की कस्में खाकर आए थे वो घोटाला कर रहे हैं, घोटालेबाज सरकार बनी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव हार जाती थी। आम आदमी पार्टी ने निगम का चुनाव में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें परफॉर्मेंस नहीं कर पाती, क्योंकि 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण लेकर के कहीं ना कहीं विपक्षी दल उस वक्त के जो आज सत्ता के दल हैं वो चले थे, जिसमें से एक शीश महल था, अरविंद केजरीवाल के घर को शीश महल के तौर पर दिखाया गया, और दूसरा शराब घोटाला। ये बड़े 2 घोटाले बताए गए कि बड़े 2 घोटाले किए गए हैं और जनता को ठगा गया है। उसके बाद अब दर परत खुल रही है, तो कहीं ना कहीं अब इसका कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा आम आदमी पार्टी को आने वाले जो कई राज्यों के विधानसभा चुनाव है उसमें मिलेगा, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो गोवा हो। और इसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से ये कहा गया कि डबल स्टैंडर्ड के तरह आम आदमी पार्टी चली, एक तरफ विरोध करती रही भ्रष्टाचार का और दूसरा खुद भ्रष्टाचार करते रहे, तो अब कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। देखिए, कुछ ही देर के बाद अभी मैसेज आया है, कुछ ही देर के बाद आम आदमी पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। खबर ये है सूत्रों के हवाले से कि इस पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों मौजूद रह सकते हैं। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह जो आरोप लगे थे और उनसे बरी हुए हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है, उनका बयान भी आया, थोड़ी देर में उस पर भी लिए चलेंगे। लेकिन ताबिश, एक क्लोजिंग लास्ट में एक चीज और भी बताइएगा,
जब तक वो जेल में रहे, जेल के बाहर भी पार्टी को बहुत सारी चुनौतियां रही, यहां तक कि पंजाब के अंदर भी उसको बहुत मुद्दा बनाने की कोशिश आने वाले चुनाव में थी। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा झटका राजनीतिक दृष्टिकोण से ये सहयोगी दलों के लिए भी देखें, इंक्लूडिंग कांग्रेस। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर जिस मुद्दे को आप पंजाब में या अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, वो मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यानी शराब का जो घोटाला था वो एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि ये कहा जाता था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी नशे का विरोध करते हुए सत्ता में आई है और दिल्ली के अंदर नशे का कारोबार किया गया है। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा उठाती रही और कहा जाए तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर थोड़ा बहुत खेलती हुई नजर आई। लेकिन अब चूंकि ये मुद्दा ही खत्म हो गया है और इस मुद्दे से आम आदमी पार्टी बरी हो चुकी है, आम आदमी पार्टी को क्लीन चिट मिल चुकी है, तो इसका फायदा पंजाब, गोवा, गुजरात इन चुनावों में आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश करेगी। आम आदमी पार्टी जनता के सामने जाकर ये बताएगी कि जो आरोप लगाए गए थे वो झूठे थे और फर्जी थे। जो एक बार अरविंद केजरीवाल बार बार इस बात को कहते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है और एजेंसियों का दुरुपयोग करके झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उसी लाइन पर दोबारा लौटेगी और कहेगी कि उनको कोर्ट ने बरी किया है और एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का काम किया है। मैं जरा और भी इस पर बात करूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का पहला रिएक्शन जरा सुन लेते हैं और उसके बाद आम आदमी पार्टी से भी और मीडिया के साथ बात करते हुए इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल रो पड़े हैं। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। अरे संभालिए जरा, संभालिए, हिम्मत सर, लाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल नेशनल कन्वीनर और पूर्व मुख्यमंत्री बात कर रहे थे। और याद रखिएगा, ये ऐसे समय में हुआ है जब अभी वो मुख्यमंत्री नहीं है और 3 बार जिम्मेदारी दिल्ली के अंदर संभालने के बाद अब जिस केस में वो जेल तक काट के आए, उनके साथ ही जेल चले गए, कैबिनेट के बड़े सदस्य उनके साथ वो जेल तक चले गए। आज राहत की खबर है। गौरव सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया अदालत के फैसले पर? सत्य की जीत हुई है, सभी को बहुत बहुत बधाई। ये आजाद भारत का जो सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा गया, एक मुख्यमंत्री को घर से घसीट के ले गए, पूरे मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया, पूरी सरकार को जेल में डाल दिया गया। आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक पार्टी को खत्म करने के लिए पूरे देश का तंत्र लग गया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ईडी, सीबीआई, देश की सारी एजेंसी एक मुख्यमंत्री के पीछे लग गई। और क्या कसूर था? क्योंकि वो दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली देते थे, दिल्ली के लोगों के लिए काम करते थे। उनको कीचड़ उछाला गया, उनको बेईमान बोला गया, उनको घोटालेबाज बोला गया, टीवी पे डिबेट चलाई गई दिन रात। लेकिन आज कोर्ट ने फिर से मोहर लगाई कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल की ईमानदारी का सर्टिफिकेट आज कोर्ट ने दिया है और जो किया पूरी बीजेपी ने और कांग्रेस ने मिलकर, इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए देश से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अरविंद केजरीवाल जो थोड़ी देर पहले मीडिया से बात कर रहे थे, जरा दोबारा बाइट उनकी सुन लेते हैं। ये पहला उनका रिएक्शन है कोर्ट के फैसले के बाद, जहां पर वो मीडिया के सामने अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके और भावुक हुए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है।
मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। खबर दिल्ली से थी। अब जरा आगे बढ़ेंगे और रुख उस खबर का करेंगे जो इस समय सबसे ज्यादा देखी और पढ़ी जा रही है। वैसे तो मध्य पूर्व पर सबकी नजरें थी कि ईरान और अमेरिका में कब क्या होगा, राजनीतिक तौर पर और सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी उथल पुथल मची थी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुरंत लाइन से 1650 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर एक बार फिर आग के गोले बरस रहे हैं। एक दूसरे को निशाना बनाया जा रहा और खुली जंग के बीच 100 से अधिक लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मरने वालों की संख्या एक तरफ जो पाकिस्तानी सैनिक हैं, अफगानिस्तान के मीडिया और तालिबान के दावे के मुताबिक 55+ है, जबकि इस दावे को इस्लामाबाद ने खारिज करते हुए कहा कि उनके 2 सैनिक मारे गए, 3 लोग घायल हुए हैं। लेकिन अगर आपको नुकसान नहीं हुआ था तो पूछा यह भी जा रहा है कि आपको क्या जरूरत पड़ी दोबारा कंधार में, पख्तिका प्रोविंस के अंदर, काबुल के अंदर एयर स्ट्राइक्स करने की। शहबाज शरीफ की तरफ से भी अफगानिस्तान को चेतावनी दी गई, मुनीर की तरफ से भी यही लाइन को टच किया गया, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के गृह मंत्रालय साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इसी तरह की जुबानी जंग की बात तो कही जा रही थी। लेकिन यह भीषण जंग इतने लोगों की जान सिर्फ 4 घंटों के भीतर ले लेगी, किसी ने सोचा नहीं था। इस समय अब खबर यह भी है कि एक सऊदी अरब के साथ जो एक पैक्ट भी हुआ था, जिस पर संपर्क तो सऊदी अरब के साथ किया गया है कि भाई साहब हम मुसीबत में, आपने क्यों एग्रीमेंट किया था, आज अब हमारी जान बचाइएगा, तो सऊदी अरब की तरफ से खुले तौर पर मना किया गया, वो इस युद्ध में डायरेक्टली नहीं आएगा। चाइना के काफी ज्यादा इस समय आप सब जानते हैं कि इंटरेस्ट है, तो वो तालिबान को भी ज्यादा क्षेत्रीय जंग में उलझने नहीं देगा। लेकिन 55 सैनिक मारे गए हैं पाकिस्तान के, 19 पोस्ट पर कब्जा हुआ है, 2 पोस्ट ऐसी जहां पर सैनिकों को मारा गया, उनके शव हैं, ऑफिशियल वीडियोस जारी किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अथॉरिटीज अब तक उन शवों को बरामद करने नहीं की गई हैं। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ड्रामा जो किया गया था बुनियानुल मरसूस का, वैसे ही गजबुल हक नाम का जो ऑपरेशन है वो पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया है। सेकेंड ऑपरेशन इन लास्ट 7 आवर्स, 4 घंटे एक तरफ से कार्रवाई हुई ड्यूरेंट लाइन पर, और ये वो तस्वीरें हैं जब खुद इस ऑपरेशन को अफगानिस्तान के आर्मी के प्रमुख नेता या फिर प्रमुख जो वहां कमांडर्स हैं, वो तमाम लोग इसको डील कर रहे थे, देख रहे थे। एक खूबसूरत तस्वीर आपके सामने जब वो दुश्मनों को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप देखेंगे इसके साथ, जिसमें आम नागरिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, तालिबान के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, बस आप इजाजत दें, हम सीमावर्ती इलाकों में चले जाएंगे। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के अलावा खैबर पख्तूनख्वा से लेकर अफगानिस्तान के करीबी सरहदी हिस्सों के अंदर जहां जहां पर आर्मी की गाड़ियां हैं, उन तमाम एस्टैब्लिशमेंट्स को, व्हीकल्स को, वेपन्स को या फिर पूरे इस क्षेत्र को निशाने पर लिया जा रहा है। अब तक जो दावे किए गए हैं एक एक करके अफगानिस्तान के आपके सामने। बिल्कुल, इसमें सबसे पहला दावा यह है कि 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं और कुछ सैनिकों के शव अफगान ले जाए गए हैं। और इस बीच कई पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा पकड़ने का दावा भी अफगानिस्तान इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें 19 पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट तबाह करने का दावा किया गया है।
सैन्य बेस नष्ट करने का दावा किया गया है। करीब 4 घंटे तक लड़ाई चलने का दावा है और आधी रात के आसपास ऑपरेशन खत्म होने की जानकारी भी दे दी गई है। अफगानिस्तान का दावा यह भी है कि पाकिस्तान पर पहले हमला, फायरिंग शुरू करने का आरोप है कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया। 2 सैनिक मारे गए, 3 पाकिस्तानी सैनिक घायल होने की पुष्टि भी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। अब पाकिस्तान के बड़े दावे हैं कि जिंदा सैनिक पकड़े जाने के दावे को खारिज किया गया है कि कोई भी जिंदा सैनिक नहीं पकड़ा गया है। 27 तालिबान पोस्ट तबाह किए हैं, 9 पर कब्जा बिना उकसावे की फायरिंग का जवाब देने की बात भी पाकिस्तान की तरफ से की गई है। सीमावर्ती इलाकों पे जवाबी कार्रवाई जारी होने की बात है और यहां पर पाकिस्तान का ये गज़ब-उल-हक ऑपरेशन जारी है, जिसमें अफगानिस्तान के आंकड़ों को अंतर्जित और गलत बताया गया है। फिलहाल अतिरंजित बताया गया है इसे और ये पूरे तरीके से पाकिस्तान खारिज करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की अफगानिस्तान को भी खुली चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। सीमा पर लगातार हमले जारी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में सैन्य तनाव बढ़ता हुआ नजर आया है, जहां पर 55 सैनिकों की मौत का दावा कुनार में हमले में किया गया है। 19 चौकियों पर कब्जे की बात है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये साफ तौर पर नकारा है कि हमारा कोई भी जवान जो है वो जिंदा नहीं पकड़ा गया है, ये बड़ा दावा है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का खारिज करते हुए नजर आ रहा है। और हमले में कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग मरे हैं, ये दोनों देशों के दावे अलग अलग नजर आ रहे हैं। इस बीच अफगान हर हाल में पूरी एकता के साथ अपने वतन की हिफाजत करने में जुटा हुआ है, जहां पर हामिद करजई की तरफ से भी ये बड़ा बयान दिया गया। दिल्ली लिए चलते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी एक राजनीतिक संघर्ष है। इस संघर्ष के अलावा जहां पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं और बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। थोड़ी देर में खबर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आधिकारिक रूप से आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी और हो क्यों ना, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, पार्टी के तमाम नेता, जिसमें कैबिनेट के 5-6 बड़े चेहरे थे, जिसमें तमाम लोग अदालत की तरफ से बरी कर दिए गए हैं, केसेस हट गए हैं, मैं करप्ट नहीं, पूरा केस फर्जी था। अरविंद केजरीवाल का पहला ओपिनियन इस कोर्ट के फैसले के बाद। इसके अलावा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, ये 2 मुख्य चेहरे सिर्फ यही नहीं थे बल्कि सुर्खियों में और लोग भी आए थे, आप सब जानते हैं, जिसमें परिस्थितियां ऐसी बनी थी कि कई एक जगहों पर निशाना उनको बनाया जा रहा था और बार-बार। और इतना ही नहीं, सत्ता भी उनके हाथ से चली गई थी। दोनों का ऑफिशियल स्टेटमेंट एक बार फिर से सुनते हैं। पहले अरविंद केजरीवाल, फिर मनीष सिसोदिया और इसके बाद वापस हम लौटेंगे, मेहमानों के पास भी चलेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि सीबीआई की कार्यशाली पर भी यह सवाल है कि आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसियां जो आरोप दायर करने के लिए, आरोप पत्र जब कहा जाता था चार्जशीट दाखिल करने के लिए, तो उसमें इतने बड़े लूप होल्स कि अदालत सामने ही जाकर आपका पर्चा वापस फेंक देती है। दोनों के पॉलिटिकल रिएक्शंस और उसके बाद मेहमानों के पास। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ,
सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। Had said that if you are making Mr. Manish Sisodia or Mr. Kejriwal as an accused, why was not other person who were involved in the excise policy not made an accused? After that, the court had said that after seeing what has happened, how the policy was framed, it is actually seen that every institution, every stakeholder has been taken into confidence, and the file has gone to every stakeholder, and at no point of time there was any doubt which was framed at that contemporaneous point of time against the policy. साउथ ग्रुप का जो वर्ड है उसके ऊपर भी कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया है, डिस्क्रिमिनेटरी बताया है, क्या कहना है चाहिए? कोर्ट ने ये कहा है कि सीबीआई ने अपनी चार्जशीट के अंदर स्पेसिफिकली जो अक्यूज पर्सन्स थे आंध्र प्रदेश से या हमारे दक्षिण पार्ट के जो क्षेत्र है उससे, उनको एक टैग दे दिया गया साउथ ग्रुप. This, according to the judge, is against the international practices. It is against the rule of law. You cannot discriminate people on the basis of the region. And court has taken a very strong view, and in fact has also made few comments in the order saying that CBI has to ensure that in the future cases they cannot term or ostracize one region of the country like this. The court also said that the safeguard of constitutional post should be preserved, not implicated like this. Court had said that what is the most important thing is rule of law, and the criminal process is not to illegally implicate somebody. And once you do it, it is even more grave in the case of people who are occupying constitutional posts, because those people have reached constitutional post after the public has chosen them. So if you by illegally making out a case, take these people inside and inform their liberty, this is something which goes against the rule of law, and that is why he has discharged the accused person in the matter. Thank you, sir. हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है. मुंह पे जा रहा है सर के माइक नीचे. मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई. मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है.
सिंह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे गौरव जी इन स्टेटमेंट्स के बाद जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से और एडवोकेट की तरफ से दी गई? देखिए, आजाद भारत का सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा गया एक सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ। एक मुख्यमंत्री को पहली बार घर से घसीट के ले गए और जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया। पूरी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई। पार्टी के टॉप के 5 नेताओं को जेल के अंदर फेंक दिया गया। सालों सालों उनको जेल के पीछे रखा गया, उनको जमानतें नहीं होने दी गई। केजरीवाल साहब को तो आपको पता है कि उनको इंसुलिन तक नहीं दिया गया था जेल के अंदर जी, जिससे उनका शुगर लेवल बहुत गिर गया था। तो इस लेवल के षड्यंत्र रचे गए एक मुख्यमंत्री के खिलाफ। क्या कसूर था उनका? यही कसूर था कि वो लोगों के लिए काम कर रहे थे। यही कसूर था कि वो लोगों को फ्री में बिजली दे रहे थे, लोगों की एजुकेशन की बात कर रहे थे। ये कसूर था। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई जिसमें देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ईडी, सीबीआई, पूरा तंत्र इस देश का लगा एक मुख्यमंत्री को खत्म करने के लिए। लेकिन आज कोर्ट ने फिर से साबित किया कि सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत हुई है। कोर्ट ने साबित किया कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने आज सर्टिफिकेट दिया है केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी का। जी गौरव सिंह जी, आपकी जो लीगल टीम है, क्या इससे आगे भी कोई इस तरह की सहमति बनेगी कि आप पर ये तो एक केस की बात थी, लेकिन बाकी उन आरोपों का क्या, उन केसेस का क्या, जिसमें ये तो सबसे बड़ा ऑफ कोर्स एक केस था, मगर नहीं, बिल्कुल वही है कि अब वो सत्ता हाथ से चली गई। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा सर? वो वक्त कौन वापस लाएगा जिसके अंदर सालों साल हमारे सारे नेताओं को जेल की कोठरी में रखा गया? वो वक्त कौन वापस देगा? दिल्ली के लोगों का इतना नुकसान हुआ, पूरी दिल्ली की सरकार को काम बंद कर दिए गए, मुख्यमंत्री, मंत्री सारे जेल के अंदर थे, दिल्ली के सारे काम रोक दिए गए। तो वो कौन वो वक्त वापस करेगा? तो वो तो जनता देख रही है। बाकी हमारी पार्टी की लीडरशिप आगे के डिसीजन लेगी अभी, लेकिन ये जनता सारे देख रही है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं तो कहूंगा कि किस तरीके से जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है इस देश को, उसका प्रधानमंत्री, उसका गृह मंत्री इस तरीके की घटिया षड्यंत्र में इन्वॉल्व है। कितना शर्मनाक है। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे, इस पर अभी थोड़ी देर में खबर यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आधिकारिक रूप से भी होने जा रही है। पहला स्टेटमेंट एक तरफ जो राष्ट्रीय संयोजक हैं उनका भी आया, उनके साथी बिल्कुल उनके बगल में बाएं तरफ खड़े हैं मनीष सिसोदिया, पूर्व शिक्षा मंत्री, और अभी शिक्षा के नाम पर भी बहुत कुछ कागज, उनको भी सुन लीजिएगा। आप जरा आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरें आपके सामने रखें। अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी कर दिया गया है कि जिस तरह से बीजेपी शराब घोटाला कर रही थी, हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने हमें पूरी तरीके से बरी कर दिया। हम हमेशा कहते थे कि सत्य की जीत होगी, भगवान हमारे साथ है, सत्य की जीत हुई है। मोदी जी और अमित शाह जी ने ये सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी के टॉप 4 लीडर, जो थोड़ी देर पहले वो मीडिया से भी कह रहे थे, इनको जेल में डाला। सिटिंग मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दिया गया। फिर वो दिल्ली में आपको शीश महल वाली कहानी सुनाई गई, 24 घंटे खबरें दिखाई गई कि केजरीवाल भ्रष्ट है। फिर भावुक होकर वह कहते हैं कि मैंने जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी की है, और इस पर आज ग्रीन सिग्नल दिया, मोहर लगाई दिल्ली की अदालत ने भी। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि देश में इतनी समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए अच्छे काम करें। सत्ता में आप आए हैं तो जिम्मेदारियां हैं, दूसरों पर आरोप लगाना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। मिलकर काम करने का एक तरह का ऑफर भी है, थोड़ा सा ढीलापन, लेकिन जिम्मेदारी उनकी पार्टी लेवल पर बहुत ज्यादा है। और जिस मुद्दे में या जिस केस में उनको राहत मिली है, इसको मुद्दा चुनाव के दौरान भी उनके विपक्षी दलों की तरफ से बनाया गया। फिर हमने पंजाब के अंदर, जहां पर 1 साल बाद चुनाव है, वहां पर भी परिस्थितियां ऐसी बन सकती थी। इस केस को बहुत ज्यादा खेलने की कोशिश राजनीतिक तौर पर थी बीजेपी की, यहां तक कि कांग्रेस की, बहुत ज्यादा उनके खिलाफ काम इंटरनली चल रहा था। लेकिन अदालत से राहत मिलने के बाद आज नई सुबह का आगाज जैसे आम आदमी पार्टी के लिए हुआ। हाउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी सीबीआई। अब फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जो है वो सीबीआई जाने वाली है। इस बीच केजरीवाल और सिसोदिया सीबीआई केस में बरी हो चुकी है। और फिलहाल आपको बता दें कि हाउस एवेन्यू कोर्ट ने साफ तौर पर इन सबूतों के आधार पर कहा कि कोई भी शराब घोटाले में, ऐसा मामले में अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल या फिर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं है जिनके आधारों पर उन्हें बरी कर दिया गया है। अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो सीबीआई है वो आगे का रुख अपनाएगी, यानी कि अब
सीबीआई चुनौती देती हुई राउज एवेन्यू कोर्ट को नजर आएगी, जहां पर 4 बड़े चेहरे, अगर बात की जाए संजय सिंह की, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल या फिर के कविता, इन चारों ने एक लंबा समय जो है जेल में बिताया है शराब घोटाले के चलते। और आप देखिए कि आज इन्हें जो है वो बरी कर दिया गया है। जिस तरीके से हम लगातार आपको बयान दिखा रहे हैं, फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती जो है सीबीआई देती हुई नजर आएगी। और अब वहां पर क्या कुछ तथ्य बनेंगे, क्या कुछ जो सबूत है जिन पर बात की जा रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं किया गया जिसके चलते उन्हें कहीं ना कहीं आरोपी ठहराया जा सके। फिलहाल इसको लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो अब सामने आ रहा है कि अब चुनौती जो है राउज एवेन्यू कोर्ट को झेलनी पड़ेगी। सीबीआई ये चुनौती दे रही है और साफ तौर पर अब सीबीआई रुख करेगी हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट में जाकर अब इस फैसले के खिलाफ अपनी चार्जशीट की बात की जाए या तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो सबूत सीबीआई के पास है उसको रखते हुए ये बड़ा फैसला अब हाई कोर्ट के पास जाएगा। देखना यह है कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है। ताबिश, लगातार इस खबर को लेकर हम अपडेट दिखा रहे हैं और अभी तक ये कहा जा रहा था कि बाइज्जत जो बरी कर दिया गया है, जीत हुई है सत्य की, लेकिन सीबीआई डायरेक्टली चैलेंज करती हुई नजर आ रही है अब राउज एवेन्यू कोर्ट को। देखिए, क्योंकि ये पूरा मामला इसलिए बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि सीबीआई ईडी की जो कार्यशैली है अब उस पर सवालिया निशान लग रहा है। अपोजिशन के जो सोशल मीडिया पर मैसेज आने शुरू हुए हैं उससे बात साफ है, कहीं ना कहीं अपोजिशन अब ईडी और सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आसिम वकार प्रवक्ता है एआईएमआईएम के, यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अभी एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैं सांसद बनूंगा तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक कानून बनाने की मांग करूंगा जिन्होंने गलत तरीके से एक राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को फंसाने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर एक के बाद एक विपक्ष के नेताओं के जो मैसेज हैं वो आने शुरू हो गए हैं, जिनके जरिए कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भले ही अब सीबीआई ये कहे कि वो हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, उसका संवैधानिक अधिकार है, उसका कानूनी अधिकार है, लेकिन स्पष्टता सबने, पूरे देश ने देखी है कि किस तरह से बिना किसी सबूत के एक राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पुलिस उठा करके ले जाती है। और अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये नाइंसाफी की गई है आज कोर्ट में बाबा भीमराव अम्बेडकर के बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। और आप देखिए कि साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीबीआई और ईडी पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर अब डायरेक्ट हाईकोर्ट का रुख वो करेंगे, लेकिन सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेबिनार को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। हर बदलाव को इस लंबी यात्रा के हिस्से के रूप में ही देखा जाना चाहिए और इसलिए हर साल बजट के बाद होने वाले ये वेबिनार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरी अपेक्षा है कि वेबिनार केवल आइडियाज के आदान प्रदान तक सीमित न रहे, बल्कि एक प्रभावी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज बने। आपके अनुभव और व्यवहारिक चुनौतियों पर आधारित सुझाव आर्थिक रणनीतियों को और बेहतर बनाने और समाधान खोजने में अवश्य मदद करेंगे। जब इंडस्ट्री, एकेडेमिया, एनालिस्ट और पॉलिसी मेकर्स मिलकर के सोचते हैं तो योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन और बेहतर होता है, रिजल्ट और सटीक मिलते हैं। इन वेबिनार्स की सीरीज के पीछे यही एक भावना है। साथियों, 21वीं सदी का
1/4 हिस्सा बीत चुका है। अगर आप स्वयं के सेवा में सोचे तो आपके जीवन का बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कालखंड बीत चुका है। अब हम देश की विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण समय में हैं। ये वो समय है जब हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और साथ ही भारत पिछले 1 दशक में भारत ने असाधारण रेजिलियंस दिखाई है और ये संयोग से नहीं आई है। हमारी रेजिलियंस कन्विक्शन ड्रिवन रिफॉर्म्स की देन है। हमने प्रोसेसेस को सरल किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाया है, टेक्नोलॉजी लेड गवर्नेंस का विस्तार किया है, इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया है और आज भी ये देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए हमें ना केवल पॉलिसी इंटेंट पर ध्यान देना है बल्कि डिलीवरी एक्सीलेंस पर भी फोकस करना है। रिफॉर्म्स का मूल्यांकन घोषणा से नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर उनके प्रभाव से होना चाहिए। हमें एआई, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स का व्यापक उपयोग कर ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी होगी और साथ ही ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम से इंपैक्ट की निरंतर मॉनिटरिंग भी करनी होगी। साथियों, पिछले 1 दशक में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा बहुत फोकस रहा है। हमने सोच समझकर यह फैसला किया कि भारत का विकास हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, डिजिटल नेटवर्क, पावर सिस्टम्स, ऐसे अनेक अब जैसे ठोस एसेट्स को तैयार करके ही होगा। ये आने वाले कई दशकों तक प्रोडक्टिविटी पैदा करते रहेंगे। इससे और इसी वजह से पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ाया जा रहा है। 11 साल पहले पब्लिक कैपेक्स के लिए बजट में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान था। मौजूदा बजट में ये बढ़कर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर सरकारी निवेश होना प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है। साथियों, अब समय है कि इंडस्ट्री और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी नई ऊर्जा के साथ आगे आए। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा भागीदारी चाहिए, फाइनेंसिंग मॉडल्स में ज्यादा इनोवेशन चाहिए और इमर्जिंग सेक्टर्स में ज्यादा मजबूत कोलैबोरेशन चाहिए। इस दिशा में
मेरा एक और सुझाव है, हमें प्रोजेक्ट सैंक्शन मेथोडोलॉजी और अप्रेजल क्वालिटी को और मजबूत करना होगा। हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को सर्वोपरि रखते हुए वेस्ट और डिलेज रोकने ही होंगे। साथियों, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को और सरल कर रहे हैं। हमारा प्रयास सिस्टम को ज्यादा प्रिडिक्टेबल और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने का है। हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस को बेहतर बनाने के लिए बॉन्ड मार्केट्स को और ज्यादा सक्रिय बनाने की दिशा में भी कदम उठा रहे हैं। बॉन्ड की खरीद और बिक्री की प्रक्रिया को आसान बनाया जा रहा है। साथियों, हमें बॉन्ड मार्केट रिफॉर्म्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के एनेबल्स के रूप में देखना होगा। हमें प्रिडिक्टेबिलिटी सुनिश्चित करनी होगी, लिक्विडिटी को गहरा करना होगा, नए इंस्ट्रूमेंट्स लाने होंगे और रिस्क का प्रभावी प्रबंधन करना होगा। तभी हम सस्टेन फॉरेन कैपिटल आकर्षित कर पाएंगे। मुझे अपेक्षा है कि आप ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से सीख लेकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क और बॉन्ड मार्केट्स को मजबूत करने के लिए स्पष्ट और ठोस सुझाव देंगे। साथियों, कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार कर सकती है, लेकिन उसकी सफलता आप सब पर निर्भर करती है। उद्योग जगत को फ्रेश इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के साथ आगे आना होगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनालिटिक्स को प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तैयार करने में मदद करनी होगी और मार्केट कॉन्फिडेंस को मजबूत करना होगा। जब गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और नॉलेज पार्टनर्स एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब रिफॉर्म्स रिजल्ट में बदलते हैं। तभी अनाउंसमेंट्स जमीन पर अचीवमेंट्स बन जाते हैं। मेरा सुझाव है कि हम एक स्पष्ट रिफॉर्म पार्टनरशिप चार्टर विकसित करें। यह गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिया का साझा संकल्प हो। ये चार्टर विकसित भारत की यात्रा का बहुत अहम दस्तावेज बनेगा। साथियों, मैं सभी स्टेक होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल्स और इनोवेटर्स से कहूंगा, इस बजट ने जो नए अवसर दिए हैं उनका फायदा उठाएं। बजट द्वारा खोले गए नए अवसरों के साथ गहराई से जुड़े। आपकी भागीदारी से योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन और बेहतर होगा। आपके फीडबैक और सहयोग से बेहतर नतीजे आएंगे। आइए हम सब मिलकर रिफॉर्म करें, ग्रो करें
और ऐसा फ्यूचर बनाएं जो विकसित भारत का सपना जल्द से ज्यादा जल्द साकार हो। मुझे पूरा विश्वास है आज आप सब गहरा मंथन करेंगे, प्रक्रियाओं को सरल करने पर आपका ध्यान केंद्रित होगा और हम ये गलती न करें। बजट के पहले भी हम आप सबसे कंसल्टेशन करते हैं, उसका मकसद अलग है। उसका मकसद होता है बजट और अच्छा बने, लेकिन अब बजट बन चुका है। अब बजट की चर्चा के लिए कार्यक्रम नहीं है। अब बजट में जो है उसको जमीन पर जल्दी से जल्दी उतारना, सरल से सरल मार्ग से उतारना और सबका, सभी स्टेक होल्डर का लाभ हो, उनकी भागीदारी हो, इस बात को ध्यान में रख करके आप चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे तो ये वेबिनार सचमुच में वाइब्रेंट इकोनॉमी का दरवाजा खोल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।